सुप्रभात। मैं आज इस सेशन की शुरुआत करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक कोटेशन से शुरुआत करना चाहूंगी। एक विकसित समाज के मूल में मजबूत शिक्षण कार्य होता है और एक विकसित शिक्षण कार्य के मूल में मजबूत शोध कार्य की आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो सत्र है, हमारा विषय है शैक्षिक शोध एवं अनुसंधान। उस विषय पर SCERT लखनऊ द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। निदेशक महोदया डॉक्टर अंजना गोयल मैडम, संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान सर, उप शिक्षा निदेशक श्रीमती दीपा तिवारी, सहायक शिक्षा निदेशक श्री मनोज अहिरवार सर, सहायक उप शिक्षा निदेशक श्रीमती पुष्पा रंजन, सहायक उप शिक्षा निदेशक श्री अजय कुमार, SCERT में से उपस्थित सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ प्रवक्ताओं और साथ ही हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों तथा प्रवक्ताओं का हृदय से एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि निदेशक महोदया के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन के कारण हमें एजुकेशनल रिसर्च पर इस व्याख्यान में प्रतिभाग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस व्याख्यान सत्र का हृदय से शुभारंभ करते हुए मैं संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से इस सत्र को शुभारंभ करने के लिए 2 शब्द कहें और हमें अनुमति प्रदान करें। सर। थैंक यू गुंजन। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, एकदम क्लियर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस शैक्षिक शोध एवं अनुसंधान की ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलांग से हैं और उनका बहुत अच्छा अनुभव है, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। इसके अलावा जो इस ऑनलाइन जो हमारी शोध की कार्यशाला है, इसमें उपस्थित जो हमारे प्रदेश के जो डायट्स हैं, उनके सभी प्राचार्यों का, जो इस जो ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं लेक्चरर्स का और सीनियर लेक्चरर्स का, आप सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। NEP 2020 में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च पे काम किया जाए और इसके लिए बहुत सारी धनराशि हमारी PAB में इस बार स्वीकृति हुई है। मैं सर को बताना चाहूंगा कि इस बार हम लोग सारे डाइट्स में लगभग 5 लाख रुपए रिसर्च के लिए स्वीकृत किए गए हैं, उनको भेज रहा हूँ। हमारी समस्या ये रही है कि जो भी हमारे एजुकेशनल चैलेंजेस हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करें, उनके बारे में कैसे एनालिसिस करें। इस संबंध में रिसर्च होती तो रही है, बट उसमें बहुत क्वालिटी का इनपुट नहीं रहा। इस बार चूंकि काफी बड़ी धनराशि है प्रदेश स्तर पर और लगातार DG साहब का भी निर्देश रहा है, हमारे जो डायरेक्टर जनरल है विजय किरण आनंद जी और निदेशक महोदया जो अंजना गोयल मैडम, इनका सबका निर्देश रहा है कि हमारे प्रदेश में जो डाइटों द्वारा विभिन्न शोध कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे कार्य किए जा रहे हैं, उनमें थोड़ा क्वालिटी बढ़ाई जाए। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे कि कैसे इनको मोटिवेट किया जाए, कैसे इनको बताया जाए कि किस तरह से शोध के विषयों का चयन करें डाइट्स, और किस तरह से उसकी मेथोडोलॉजी क्या हो, किस तरह से टूल डेवलप करें। इस संबंध में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तब तक मैडम ने आपसे बात की और आपने हमको सहमति दी और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज समय दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश SCERT आपका बहुत आभारी है। और मैं चाहूंगा और अपेक्षा भी करता हूँ और समझता भी हूँ कि आपके वृहद अनुभव रिसर्च में बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हुए। अभी मैं आपका बहुत डिटेल में पढ़ रहा था, परिचय पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई और हमें पूरा विश्वास है कि आज आपके उद्बोधन से उत्तर प्रदेश का SCERT, हमारे प्रदेश के जितने भी डाइट है, उनके प्रवक्ता प्राचार्य सभी बहुत लाभान्वित होंगे और जो शोध में जो गुणवत्ता का इनपुट होना चाहिए, जो जिस तरीके से की जानी चाहिए, उस पर बहुत सहायक होगा आपका उद्बोधन।
सर मैं बताना चाहूंगा, इस बार हम लोग डाइट स्तर पर जो रिसर्च करेंगे उसमें इस बार हम लोग आईआईटी, आईआईएम और जो भी बड़े संस्थान देश के हैं अथवा प्रदेश के हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं और एमओयू करके उनको भी शामिल करेंगे। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से एससीईआरटी पहले भी कई विषयों में कोलैबोरेट करके रिसर्च करता रहा। तो इस तरह से एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो रिसर्च हो बहुत क्वालिटेटिव हो। पुनः मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, इसके लिए आपने समय दिया। अपने डाइट प्रिंसिपल्स को कहूंगा, अपने वरिष्ठ वक्ताओं को कहूंगा, प्रवक्ताओं को कहूंगा कि वो आपकी बातों को गौर से सुने, नोट भी करें और पूरा लाभ इस ऑनलाइन जो आपका जो बोधन रहेगा उसको सुनेंगे और लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मैडम मेरा आवाज आ रहा है ना सर? हेलो, एम आई क्लियर? आवाज आ रही सर, बट बहुत क्लियर नहीं है। बहुत क्लियर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर। सर मैं एक बार संयुक्त निदेशक सर का धन्यवाद करते हुए और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी अपने सभी प्रतिभागियों के लिए। तो थोड़ा सा समय लेते हुए प्रधान सर का, उसके बाद हम ये सत्र की शुरुआत करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ सभी अपने श्रोताओं और प्रतिभागियों को कि प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान सर नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE शिलोंग के शिक्षा शास्त्र विभाग के HOD हैं। और उनका जॉब प्रोफाइल अगर मैं व्याख्यान करने लगूं तो बहुत लंबी सूची है उसमें। उन्होंने कई जगहों पर RIE भोपाल है, रावेनशॉ यूनिवर्सिटी कटक, क्या मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद कट हो गया था। तो मैं जी मैं संक्षिप्त में यही बताना चाहती हूँ कि प्रधान सर जो हमारे आज मुख्य वक्ता हैं, उनका बहुत ही लंबा शैक्षिक अनुभव रहा है और हम आज बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हृदय से खुश हैं कि वो आज हमारे बीच में हैं। और सर मेनली आज एक्शन रिसर्च पर और एक्शन रिसर्च का टूल डेवलपमेंट पे हमें ज्ञान अपना प्रदान करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं प्रधान सर से अनुरोध करूंगी कि वो अपने सत्र की शुरुआत करें। प्रोफेसर प्रधान सर। हम वॉल्यूम बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी आ गया? अभी वॉल्यूम क्लियर आ रहा है? जी सर आ रही है आवाज, बट थोड़ा सा वॉल्यूम अगर रेज हो जाता तो अच्छा रहता। तो अभी इतना ही वॉल्यूम हो पाएगा जो हमारा टेक्निकल पर्सन बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक इसको नीचे चला उठा। अभी मेरा स्क्रीन आ रहा है मैडम? हाँ जी सर, उसको फुल स्क्रीन सर कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ।
अभी आ गया फुल स्क्रीन? जी सर, अब आ गया। हाँ जी। हाँ, तो थैंक यू गुंजन जी फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। जॉइंट डायरेक्टर पवन जी and respected director in absentia Anjana madam, on all the participants including principals and the teacher educators of diet. तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि आज SCRT यूपी के तरफ से जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, ऑनलाइन आयोजित किया गया, मैं इसमें भाग ले सकूं। आपको बैकग्राउंड पता है कि आपका टीम हमारे संस्थान को आए थे और उस टाइम ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि रिसर्च के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो जब मुझे टूल डेवलपमेंट करने के बारे में बताया गया तो मैं बोला कि पहले थोड़ा हम रिसर्च के बारे में बात करें। फिर अगेन मैं सोचा कि फंडामेंटल रिसर्च को नहीं बता के पहले हम एक्शन रिसर्च बताएंगे जो कि टीचर रिसर्च है। देखिए, डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन टाइटल है टीचर एज ए रिसर्चर। इसका मतलब होता है कि एक्शन रिसर्च एक टीचर रिसर्च है, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, और इसमें ज़्यादातर डिफिकल्टीज नहीं होता, ये हाई स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता और हाईली सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी यूज नहीं होता। तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले हम एक्शन रिसर्च करेंगे, बाद में भी टूल डेवलपमेंट का बात में करेंगे और आप रिसर्च का जिस एस्पेक्ट पर चाहेंगे हम भी बात करेंगे। तो आज जो होगा मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा वेरी क्विकली। इवन लास्ट को हम ये रिसर्च के लिए क्या क्या टूल अप्रोप्रिएट है मैं इसको ही बताऊंगा, क्या स्टैटिस्टिक्स अप्रोप्रिएट है इसको ही बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन एक्शन रिसर्च क्या है और एक्शन रिसर्च कैसे अलग टाइप का रिसर्च होता है, देन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे, स्कोप बताएंगे और सबसे बड़ा चीज है कि स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च बताएंगे। एंड स्टेप बताने के दौरान हम टूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और टूल के लिए बाद में एक स्पेशल सेशन लेंगे, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मैं वेरी संक्षिप्त में बताता हूँ, वेरी सिनेप्टिक वे में बताता हूँ कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च। जैसे कि बोलते हैं पहला बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो आज तो हम एक्शन रिसर्च डिस्कशन करेंगे, मगर बेसिक रिसर्च होता है एक वेरी साइंटिफिक, हाईली सोफिस्टिकेटेड, हायर स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, ये सब यूज होता है। एंड इसका पर्पस इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं होता। जो टीचर इमीडिएटली क्लासरूम में या स्कूल के दौरान जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ये सॉल्व नहीं करना है, जेनरेशन ऑफ नॉलेज, ताकि ह्यूमन सोसाइटी ये नॉलेज को यूज करेंगे। जैसे कि आप गैलीलियो के बारे में बताते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूटन्स के बारे में बताते हैं। ये जो प्रकार का रिसर्च किए हैं ये सब आउटकम्स ऑफ बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, इसको भी बोलते हैं प्योर रिसर्च। देन अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि हम जो रिसर्च करेंगे हम इसको अप्लाई करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। शिक्षा क्षेत्र में हम जो टीचर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इसको यूज करेंगे, इसको बोलते हैं अप्लाइड। तो देखिए फिर एक्शन रिसर्च क्या होता है ना, एक्शन रिसर्च भी एक अप्लाइड रिसर्च है, मगर डिफरेंस अंतर इतना है कि
जो अप्लाइड रिसर्च है, हो सकता है मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, मगर मैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एक रिसर्च कर सकता हूँ। वो तो अप्लाइड रिसर्च हुआ, मगर एक्शन रिसर्च नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। मैं हायर एजुकेशन में काम करता हूँ, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम किया, तो इसलिए इसको अप्लाइड बोला जाएगा, मगर एक्शन बोला जाएगा, एक्शन रिसर्च नहीं बोला जाएगा। तो एक्शन रिसर्च क्या है? जब प्राइमरी टीचर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो अपने आप रिसर्च करता है, तो इसको हम एक्शन रिसर्च बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब 91 में मैं MLL के ऊपर एक स्टडी किया प्राइमरी एजुकेशन का, तो ये तो हो गया अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि प्राइमरी टीचर इसको अप्लाई करेंगे, मगर ये एक्शन रिसर्च नहीं हो पाया। इसका कारण है कि ये कोई प्राइमरी टीचर के द्वारा नहीं हुआ। सेम रिसर्च को जब एक प्राइमरी टीचर करते तो इसको एक्शन रिसर्च बोला जाता है। देखिए तो एक्शन रिसर्च का मीनिंग क्या है? ये होता है एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिजाइन फॉर यूज बाय द टीचर। एक टीचर इसको यूज करेगा, क्यों यूज करेगा ना, उनका जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, जो चैलेंज फेस कर रहा है, थोड़ा ये बंद करो, सुनो, बंद करो, बाद में आओगे, ये रख के जाओ, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर, इसको थोड़ा बार बंद करो। ये सब खाली करने के लिए नहीं, उसका जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को इम्प्रूव कैसा करेगा। सपोज मेरा आप एक टीचर है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपका बच्चे जब स्कूल में 70% आ रहे हैं, आप बोलेंगे मैं कैसे 80% स्टूडेंट अटेंड करेंगे। आपका जब 50% होता है, आप चाहेंगे मेरा कैसे 70% स्टूडेंट आएंगे। जब 80% आते हैं, कैसे 90% आएंगे। जब 90% स्टूडेंट स्कूल को आते हैं, तो हम बोलेंगे कैसे 100% आएंगे। हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, ये टीचिंग हो सकता है, अटेंडेंस हो सकता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, एंड इसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट रिसर्च। भाई ऑन द स्पॉट रिसर्च, क्योंकि हमारा जो टीचर जो इमीडिएटली जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मेरा इमीडिएट प्रॉब्लम है और आपका इमीडिएट प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चा क्लास में बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखाते हैं, चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, ये होता है सब इमीडिएट प्रॉब्लम। और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ओके, दीज आर कॉल्ड इमीडिएट प्रॉब्लम। इसके लिए एक्शन रिसर्च। इसको प्रैक्टिशनर बेस्ड क्यों बोला गया ना, जो प्रैक्टिशनर वही करेगा। मेरा जो प्रॉब्लम है मैं करूंगा, आपका जो प्रॉब्लम है आप करेंगे। जॉइंट डायरेक्टर साहब का और डायरेक्टर साहब का जब कुछ प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो रिसर्च करेंगे, उनके लिए हम नहीं कर पाएंगे, यही बात है। तो और एक ये होता है स्पाइरल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी। इसको समझने के लिए सोचें कि देखिए, जब हम कोई फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, जो पहले दो प्रकार का रिसर्च करते हैं, तो एक बार रिसर्च करके क्या हुआ माने क्या नहीं हुआ, हम फाइंडिंग्स दे देते हैं। मगर एक्शन रिसर्च या ऑनगोइंग प्रोसेस, देखिए इसका जो व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस ना, आप पहले प्लान किया, इसके बारे में रिसर्च किया, इसके बारे में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपको फाइंडिंग्स क्या आया। ये फाइंडिंग्स जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो फिर और एक बार आप प्लान करेंगे, और एक बार जाएंगे दूसरा उपाय लेके, फिर दूसरा उपाय में आप ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे, फिर दूसरा उपाय में आप फेल हो गए, फिर तीसरा उपाय अवलंबन करेंगे, ऑल्टरनेटिव। हो सकता है
जब 3 बार आप ये रिसर्च को रिपीट किया डिफरेंट अप्रोच लेके, तो हो सकता है थर्ड टाइम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो उद्देश्य है आप पहुंच पाएंगे। बट अदर टाइप, जो 2 टाइप का रिसर्च हम आपको बताया, इसमें एक ही बार रिसर्च होता है। तो देखिए स्पाइरल, देखिए कैसे ये पहले प्लान करेंगे, एक्शन रिसर्च एक साइकिल इसको बोलते हैं। पहले प्लान करेंगे, इसके बाद आप रिसर्च एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या फाइंडिंग्स आया ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद इसको सोचेंगे हमारा उद्देश्य साधन हुआ है कि नहीं, जब नहीं हुआ तो फिर प्लान करेंगे। ऐसे इसलिए तो साइक्लिक प्रोसेस है जो कि अदर टाइप ऑफ रिसर्च में नहीं होता। तो आप देखिए, और एक भी मैंने कोई 4 स्टेप है और थोड़ा डिटेल स्टेप देते हैं। आइडेंटिफाई, रिडिफाइन द प्रॉब्लम, कलेक्ट एप्रोप्रिएट डाटा, एनालाइज द डाटा, रिपोर्ट रिजल्ट करेंगे। ये थोड़ा सेम थिंग बट और 1-2 स्टेप अलग कर चुके हैं, मगर ये जो 4 स्टेप बताया, ये 4 स्टेप हुए मेजर स्टेप्स। तो देखिए ये इसको मैं जो स्पाइरल बताया, देखिए स्पाइरल जैसे हम स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, प्लान किया, एक्ट किया, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे जब तक हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होता तब तक हम ये प्रोसेस को चालू रखेंगे। भिन्न उपाय में हम ट्राई करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि मेरा स्कूल को 100% स्टूडेंट अटेंड करेंगे। मैं कोई उपाय लिया, ये उपाय में मैं फेल हो गया, फिर और दूसरा उपाय लूंगा, कम्युनिटी को बुला के इसको सॉल्व करूंगा, फिर भी नहीं बच्चे आए, फिर आप तीसरा उपाय किया, घर घर जाके बच्चों को समझाया। ऐसे स्पाइरल ऑफ एक्टिविटी रिपीटेड। तो एक्शन रिसर्च हो सकता है, आप इंडिविजुअल रिसर्च हो सकता है। इसका मतलब आपका प्रॉब्लम जब इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और कुछ टीचर का साथ रिलेशन नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। कोलैबोरेटिव रिसर्च का मतलब है, सपोज हम 4 टीचर वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंग्लिश टीचर बोलना है मेरा क्लास को बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स टीचर बोल रहे हैं मेरा क्लास को बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हम दोनों मिलके करेंगे। तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव रिसर्च, मोर देन 1 पर्सन। एंड ये बोला जाता है कि कोलैबोरेटिव रिसर्च बहुत स्ट्रांग होता है, ओके, ये मोर बेनिफिशियल होता है। और एक प्रकार का होता है स्कूल वाइड रिसर्च। इसका मतलब है ये मेरा और दूसरा कलीग का प्रॉब्लम नहीं है, ये एंटायर स्कूल का प्रॉब्लम है। तो ये स्कूल भी ये प्रॉब्लम को ले सकता है। और कुछ प्रॉब्लम होता है ये सारा डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, तो हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइड रिसर्च। ये ऐसे 4 प्रकार। इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसर्च, 1 पर्सन करेगा। 2 लोगों का जब प्रॉब्लम है 2 लोग करेंगे। जब 3 लोगों का प्रॉब्लम हो, जब सारा स्कूल का समस्या है तो इसको एंटायर स्कूल ये प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करेगा। जब डिस्ट्रिक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट करेगा। ये मैं वेरी इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। प्रैक्टिशनर बेस्ड मतलब जो प्रैक्टिशनर है वही रिसर्च, प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है वही करेगा। मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, मेरा मैथमेटिक्स लर्निंग में बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है, बच्चे ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा। लैंग्वेज टीचर लैंग्वेज के ऊपर करेगा, वो मैं क्लास 9 में पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 के ऊपर मैं करूँगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर बेस्ड। दूसरा लोग आपके लिए नहीं करेंगे। कोलैबोरेटिव मोस्टली एक्शन रिसर्च 1 लोग कर सकते हैं, 2 लोग करने से और अच्छा है। और
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी सिंपल, लेस टाइम। आप जैसे अप्लाइड रिसर्च करते हैं या बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च करते हैं, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, और एक्शन रिसर्च 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे होगा। क्योंकि आप जो प्रॉब्लम के जो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, जब आप 3 साल के लिए करेंगे ये रिसर्च को लेके, वो स्टूडेंट तो दूसरा क्लास को चले जाएंगे, तो आपका रिसर्च फायदा कौन लेगा। इसलिए हमारा 1 महीना 2 महीना 3 महीने में हम रिसर्च कर सकते हैं। और ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि आपको दूर दूर जगह जाने में PA DA ये सब खर्चा नहीं होता। आप स्कूल में टीचर हो और एडमिनिस्ट्रेटर हो, प्रिंसिपल हो, आप उसी में करेंगे, इसलिए बहुत कम खर्चा रहेगा। लेस टेक्निकल मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हमको ये टूल यूज नहीं आता है, हमको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है, हमको मेथोडोलॉजी नहीं आता है। ये इसलिए इसका मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल होता है, टेक्निकल नहीं होता है। देन इमीडिएट सॉल्यूशन, मैं फिर बोला कि ये लंबा समय तक ये रिसर्च नहीं चलेगा, ये इमीडिएट सॉल्यूशन होगा 1 महीना 2 महीना में। क्योंकि मेरा क्लास में एक बच्चा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, टीचर के ऊपर काली फेंकता है, बच्चों का बैग से चोरी करता है, बच्चों को मारता है, क्लास से भाग जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को 3 साल के लिए हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो इसलिए ये इमीडिएट सॉल्यूशन करेंगे। और साथ में कैरेक्टरिस्टिक का इम्प्रूवमेंट। आप बोलेंगे मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बेसिक रिसर्च होता है कोई प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशन होता है, रिसर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, जब ऊपर से मैंगो कोई एप्पल जब गिरा, तो इसका ऊपर एक उनका प्रॉब्लम हो गया कि एप्पल क्यों नीचे गिरा, क्या ऊपर नहीं गया। तो ये प्रॉब्लम आया, ये इसलिए रिसर्च लगाए। मगर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है मेरा सब स्टूडेंट 90% रखते हैं मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, बट मैं चाहता हूं कि मेरा सब बच्चे 100% रखें, तो इसके लिए भी एक्शन रिसर्च करेंगे। तो ये 7 कैरेक्टर रहा। तो आप बोलेंगे कि किस किस विषय में हम एक्शन रिसर्च करेंगे ना, पेडागोजिकल प्रॉब्लम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट, मैं बच्चों का असेसमेंट के ऊपर और टीचिंग लर्निंग मेथड के ऊपर आप कर सकते हैं। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल है तो ये सोचेंगे कि क्यों हमारा बात को टीचर नहीं मानते हैं, क्यों हमारा बात के ऊपर जवाब देते हैं, तो हम क्या करने से, इसके लिए भी उपाय है, ये एक्शन रिसर्च करके वो भी कर सकते हैं। देन लर्निंग आउटकम हमारा बहुत सारा देश में मैथमेटिक्स में कम हो रहा है, तो हम लर्निंग आउटकम्स को कैसे बढ़ाएंगे इसके ऊपर कर सकते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम में जैसे बोला कि कोई बच्चा भाग जाता है, ठीक से नहीं बैठता है, क्लास में चिल्लाता है, दूसरों को मारता है, ये बोलते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम। इनको सुधारने के लिए भी हम रिसर्च कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन के ऊपर भी कर सकते हैं। बच्चे फेल हो रहे हैं, ये हो रहा है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप जानते हैं हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत सारे जो PTA मीटिंग होता है, स्कूल में SMC मीटिंग होता है, कम्युनिटी लोग आते नहीं, ये भी समस्या है। तो इसको हम कैसे समाधान करेंगे, इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। क्या करने से पेरेंट्स आएंगे, तो इसका बहुत सारे उपाय हो सकता है, हम करेंगे। देन एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो NEP 2020 में बताया गया। द कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, ये कैसे स्टूडेंट में हम बढ़ाएंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर को देख के वो भागते हैं, कोई नमस्कार नहीं करते हैं, टीचर को देखते नहीं। इसका मतलब
ये एक वैल्यू का डिग्रेडेशन है, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज इधर लिस्ट किया, मगर आप बहुत सारे एरियाज भी लिस्ट कर सकते हैं जो स्कूल एजुकेशन में जिस प्रकार का प्रॉब्लम है हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। देन आप अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कशन करेंगे, ये स्टेप्स, ये 8 स्टेप्स को हम डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एंड पिन पॉइंटिंग द प्रॉब्लम, ये होता है पहला स्टेप। तो ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मेरा जो मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, पुअर लर्निंग आउटकम। तो ये है ब्रॉड एरिया। मगर पुअर लर्निंग जब आउटकम में बोलूंगा, मैं आपको पूछूंगा आप क्या रिसर्च करेंगे ना, हमारा बच्चों का जो पुअर लर्निंग आउटकम है हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। फिर मैं आपको पूछूंगा ये कौन सा सब्जेक्ट है, आप बोलेंगे मैथमेटिक्स। कौन सा क्लास है, आप बोलेंगे क्लास 3। तो मैं आपको, मेरा जितना डाउट है मैं आपको पूछूंगा, पूछने के बाद ये प्रॉब्लम पिन पॉइंटेड होगा। तो हम जब रिसर्च करेंगे तो हम ये ब्रॉड में नहीं रखेंगे। ब्रॉड में रखने से प्रॉब्लम ये होगा कि ये भेग लगेगा, बहुत सारे लोग डाउट करेंगे क्या क्लास है। देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन, व्हाट, हु, किसका पुअर लर्निंग, व्हाट किसका पुअर लर्निंग आउटकम है, इन व्हिच क्लास, व्हेन, हाउ, व्हाई। आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के बाद ये पॉइंट देखिए, पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय क्लास 3 चिल्ड्रन इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ बोरोइंग। तो इसका मतलब है विदाउट बोरोइंग जब है तो लोग कर देते हैं। तो मेरा ये पिन पॉइंटेड हो गया प्रॉब्लम। और आपको जब कुछ डाउट है फिर आप पूछेंगे, बोलेंगे ये बॉयज है कि गर्ल्स है, मगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसलिए मैं पुअर लर्निंग आउटकम ऊपर जो है ये सब क्वेश्चन पूछ के मैं इसको पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम किया। ये हो गया एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको जो पढ़ेंगे आपका रिसर्च को, उनका बहुत डाउट रहेगा। आप मुझे बोलेंगे आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, मैं बोलूंगा बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम तो बहुत प्रकार का होता है, किसका चुटी खींचना, किसको मारना, चोरी करना, टीचर को क्लास में चिल्लाना, क्लास छोड़ के चला जाएगा, फिर कौन सा क्लास का बच्चा है, ये बॉय है कि गर्ल है, ये धनी है कि गरीब है। ये सब डिटेल जब करेंगे आपका प्रॉब्लम पिन पॉइंटेड हो जाएगा। देन हम जाएंगे और एक एग्जांपल लेंगे जो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पुअर लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रन, मैं कैसे पिन पॉइंट करूं ना, ये पुअर लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रन को मैं क्वेश्चन पूछूंगा कौन सब्जेक्ट में है। क्वेश्चन आया मैथमेटिक्स, व्हिच क्लास, क्वेश्चन आया 3 क्लास का, कौन सा टॉपिक, सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज द प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर उनकी बोरोइंग। तो ब्रॉड एरिया प्रॉब्लम को मैं कैसे पिन पॉइंट किया ना, इसको ज्यादा क्वेश्चन पूछा। तो पिन पॉइंट प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स इन्वॉल्विंग बोरोइंग। ये हो गया पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कैसे पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम करें। देखिए आप जब रिसर्च कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च, योर प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक मस्ट बी पिन पॉइंटेड, मस्ट बी वेरी क्लियर।
पुअर अटेंडेंस। पुअर अटेंडेंस मतलब क्लास को बच्चे स्कूल को नहीं आते और मेरा क्लास को बच्चे नहीं आते, तो मैं बोलूँगा व्हिच सब्जेक्ट ना पेडागोजी में एक बीएड क्लास का एग्जाम्पल दे दिया, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस क्लास को नहीं आते हैं। तो ये कौन सा स्टूडेंट है ना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। तो मैं पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम कैसे किया, इम्प्रूविंग अटेंडेंस ऑफ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स इन पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस क्लासेस। मैं जब ये दो क्वेश्चन नहीं पूछता ये प्रॉब्लम भेग हो जाएगा। पुअर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा क्लास, कौन सा सब्जेक्ट, लाइक दैट ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम आएंगे सेकेंड स्टेप को। ये पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम हो गया, तो हम आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रोबेबल कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम। अभी आ गया जे इसका कारण क्या हो सकता है, हम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रॉब्लम पिन पॉइंटेड हो गया। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे जे इसका कारण क्या हो सकता है। ये जो सोशल साइंस में बाय एजुकेशन में बच्चे क्यों नहीं आते हैं, इसका कारण बहुत हो सकता है। देखिए ये जब प्रोबेबल कॉज आ गया, तो ये प्रोबेबल कॉज कभी कभी आप बोलते हैं, आपका कॉलीग को पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारा क्लास में इतना स्टूडेंट आते हैं, मेरा क्लास में क्यों नहीं आता है, आते हैं स्टूडेंट। तो वो बोलेंगे कि अरे भाई मैं पहले तो ऐसे पढ़ाता था, अभी आजकल मैं पावर पॉइंट लेके करता हूँ। वो मैं उठाऊँ, हो मैं तो पावर पॉइंट नहीं करता हूँ। तो एक आ गया लैक ऑफ यूज ऑफ आईसीटी टूल्स। तो और किसको पूछा, भाई मेरे क्लास में क्यों नहीं आते हैं, तो ये बोलेगा वो बोलेगा नहीं मेरे क्लास को तो बच्चे आते हैं। आप बोलेंगे क्यों आते हैं आपको क्लास को ना, मैं सबको पढ़ाने के बाद कुछ हैंडआउट्स दे देता हूँ, 2-3 पेज का समरी करके देता हूँ, इसलिए बच्चे अट्रैक्शन होकर क्लास को आते हैं। और मैं बोला हूँ कि जब आप नहीं आओगे क्लास को, मैं आपको हैंडआउट्स नहीं दूंगा। तो और कुछ ऐसे में सोचा, और कारण 3 भी हो सकता है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तब मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में खाली लेक्चर करता हूँ, ये भी मेरा समझ में आया। जब मैं कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग करूंगा, ग्रुप वर्क करूंगा, तो बच्चे आएंगे। तो देखो ये जो 3 हुआ, दीज आर कॉल्ड प्रोबेबल कॉजेस। ये हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो 3 है ये 3 को आप किसी को नंबर 1 करेंगे, किसको नंबर 2 करेंगे, किसको नंबर 3 करेंगे। मैं आपको जो स्पाइरल बोला था, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, तब पहले मैं किसको लूंगा ना, मैं प्रायोरिटी 1 इसको प्रायोरिटी किया, लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस और हैंडआउट्स। तो ये हो गया मेरा प्रायोरिटी 1। तो इसको लेके एक्शन रिसर्च में करूंगा। जब इसमें फेल हो जाऊंगा, देन जो प्रायोरिटी 2 में है तो कोलैबोरेशन ग्रुप वर्क करूंगा। जब ये फेल हो जाएगा, फिर मैं आईसीटी टूल यूज करूंगा। मैं देखा कि जब मैं आईसीटी, पावर पॉइंट, वीडियो ये सब यूज किया, मेरा क्लास को सब बच्चे आने लगे। पहले आते थे 50%, आजकल 80-85% बच्चे आ रहे। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इससे 3 नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा टेक्निकल, मगर इतना टेक्निकल नहीं है जो हम सब समझ पाए। तो एक्शन हाइपोथेसिस 3 स्टेप में हम करेंगे। हमारा प्रॉब्लम पिन पॉइंटेड हो गया, हम प्रोबेबल कॉजेस हम सोच लिया, इसके बाद हम एक्शन हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। आप सब जानते हैं हाइपोथेसिस क्या है और एक्शन हाइपोथेसिस क्या है, मे बी सबको पता है हाइपोथेसिस क्या है।
मगर एक्शन हाइपोथेसिस क्या है? एक्शन रिसर्च के लिए जो हाइपोथेसिस हम करेंगे ये नॉर्मल हाइपोथेसिस नहीं होगा, ये होगा एक्शन हाइपोथेसिस। देखिए नॉर्मली हाइपोथेसिस एक गेस होता है, अनुमान, टेंटेटिव सॉल्यूशन, ये फाइनल नहीं होता है। मगर एक्शन हाइपोथेसिस ये करेंगे जो हाइपोथेसिस में एक्शन भी रहेगा। आप जो हम सपोज एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं नॉर्मल हाइपोथेसिस, इसमें एक्शन नहीं होता है, मगर ये एक्शन हाइपोथेसिस में एक्शन रहेगा। अभी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, 4 प्रकार का एक्शन हाइपोथेसिस होता है। आपको जो सुविधा लगेगा आप इसको यूज करेंगे। आप प्रेडिक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म यूज कर सकते हैं, नॉल फॉर्म यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि नॉल हाइपोथेसिस। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। आपको क्या लगेगा मुझे तो पता नहीं, मगर मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रेडिक्टिव फॉर्म। तो आएंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ब्रॉड एरिया में हमारा हो गया इरेगुलर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम हो गया। मैं और एक एग्जाम्पल अभी ले लिया प्री स्कूल का। इरेगुलर माने ब्रॉड एरिया से प्री स्कूल आ गया पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम। इरेगुलर अटेंडेंस ऑफ प्री स्कूल 2 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी। तो ये प्रश्न अपने आप को पूछा, दूसरों को पूछा, उसके में समझ में आया जो मेरा इरेगुलर अटेंडेंस हो रहा है ये प्री स्कूल 1 में नहीं हो रहा है, प्री स्कूल 2 में हो रहा है। फिर क्या हो रहा है ना, सब स्टूडेंट इरेगुलर नहीं है, जो स्टूडेंट आते हैं लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी का ये होता है वो इरेगुलर होते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम वो हो गया। तो मैं बहुत सारे प्रोबेबल कॉज सोचा, इसका कारण क्या हो सकता है, ये तो हाइपोथेसिस होता है ना। प्रोबेबल कॉज माने कॉज एंड हाइपोथेसिस। कॉज प्रोबेबल कॉज इज ए नॉर्मल थिंग, बट हाइपोथेसिस इज ए रिसर्च टर्म। तो मैं एक प्रोबेबल कॉज देखा, जो क्लास में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है प्रोफाइल परहैप्स इसीलिए प्री स्कूल 2 का जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी स्टूडेंट वो क्लास अटेंड नहीं करते। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोबेबल कॉज होगा, मगर मैं ये प्रोबेबल कॉज को लेके एग्जाम्पल के तरफ से ले रहा हूँ। तो इसको हम अभी हाइपोथेसिस को कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबल कॉज को हम हाइपोथेसिस को कन्वर्ट करेंगे। इफ teaching learning process becomes activity based, the attendance of preschool 2 students belonging to lower socioeconomic category will improve substantially। मतलब जब हम एक प्रोबेबल का देखिए, प्रोबेबल का सो हम कन्वर्ट किया हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस के रूप में लिखा। इफ देन इट इज काइंड, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी बेस्ड होगा तब जो बच्चे लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी का है प्री स्कूल 2 का, उनका अटेंडेंस बहुत सारा बढ़ जाएगा। इफ देन देयरफॉर इट्स कॉल्ड प्रेडिक्टिव। एंड व्हाई इट्स कॉल्ड एक्शन रिसर्च? एक्शन बिकॉज एक्शन इज देयर इधर। एक्शन क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्टिविटी बेस्ड करना है, कंडीशन ये करने से ये होगा। मगर नॉर्मल हाइपोथेसिस में ये होगा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस improves the attendance of students। हम इधर कंडीशन रखा इफ देन। देखिए डिक्लेरेटिव फॉर्म में खाली हम इफ को उठा देंगे, हम क्या बोलेंगे, ये इफ देन नहीं रहेगा, ये रहेगा देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड द अटेंडेंस ऑफ प्री स्कूल 2 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी। देखिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है,
मोर खाली स्टेटमेंट अलग है। पहला बार है इफ देन, जितना सेकंड हो गया डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। सिमिलरली हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सेम थिंग क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकते हैं। Is there a positive relationship between activity based learning process and attendance of preschool students belonging to lower socioeconomic category? सेम चीज को, ये चीज को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये होगा क्वेश्चन फॉर्म एक्शन हाइपोथेसिस। 4 प्रकार का नॉल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस या देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखिए ये जो दो नंबर का देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, हम खाली इधर कर देंगे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड अटेंडेंस ऑफ प्रीस्कूल स्टूडेंट्स। नो कर देने मतलब नो रिलेशनशिप, मतलब नॉल फॉर्म हो गया। तो ये 4 प्रकार का कोई भी आप स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर ये निर्भर करे। बट मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रेडिक्टिव फॉर्म। आपको हो सकता है लगेगा डिक्लेरेटिव फॉर्म, और किसको लगेगा नॉल फॉर्म, और नॉल फॉर्म जिसको लगेगा नॉल फॉर्म करेगा। नॉल फॉर्म कब करते हैं? जब हमारा डाउट हो, हम करते हैं। सब में तो ऑफकोर्स डाउट है। तो और एक देखिए एग्जाम्पल आ गया, lack of provision of learning resources or handouts, another probable cause लेकिन किया। लेकिन again predictive में be if then statement, if B.Ed first semester students are provided learning resources in pedagogy of social science classes, their attendance will improve substantially. Declarative for very simple, there is a positive relationship, हम जैसे कि पहले किए थे। इसको क्वेश्चन करेंगे, इज देयर ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, नॉल फॉर्म करेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप, और सब एक ही। आपको जो चॉइस है आप वही करें। तो 3 भी एक मैं अनदर भी एग्जांपल लिया है, प्रोबेबल कॉज इसमें चेंज कर दिया। हमारा और एक प्रोबेबल कॉज लिया, मैं सोचा परहैप्स ड्रिल वर्क नहीं होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, इसलिए बच्चे नहीं आते हैं, और सॉरी बच्चों का मैथमेटिक्स में ये नंबर कम रहता है, ड्रिल वर्क नहीं होता है। तो प्रेडिक्टिव फॉर्म में ऐसे होगा, इफ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स रिसीव a drill work in chapter addition of whole numbers, their progress will be better in mathematics. ये हो गया if then statement predictive। डिक्लेरेटिव होगा, there is a significant relationship between drill work in teaching addition of whole numbers to grade 3 students, सब कंप्लीट लिखेंगे, आधा आधा नहीं लिखेंगे आप, and progress in mathematics। तो मैं सोचा था बच्चों का मैथमेटिक्स में क्यों ज्यादा फेल हो रहे हैं ना, मुझे प्राप्त से ड्रिल वर्क नहीं होता है। तो इसको लेके मैं हाइपोथेसिस बनाया, क्वेश्चन फॉर्म में हुई, इज देयर ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, आप ऐसे कर सकते हैं, डज ड्रिल वर्क इन टीचिंग एडिशन ऑफ होल नंबर्स टू ग्रेड 3 स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर मैथमेटिक्स लर्निंग। ये 2 प्रकार का क्वेश्चन फॉर्म पूछ सकते हैं। एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिल वर्क इन टीचिंग लर्निंग, teaching addition of whole numbers and the progress in mathematics learning among grade 3 students. So मैं ये बार बार डिफरेंट एग्जाम्पल देने का उद्देश्य है कि आपको जो सहज लगे वही एक्शन हाइपोथेसिस करेंगे, एंड एक्शन हाइपोथेसिस इज हार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। जब एक्शन हाइपोथेसिस आप ठीक से फॉर्मुलेट कर दिया, देन नेक्स्ट होगा आप इसको प्रूव करेंगे या डिस्प्रूव करेंगे। देन आप अभी आ गया 4th स्टेप में, एक्शन हाइपोथेसिस तो हो गया, आ गया डिजाइनिंग एक्शन प्लान। तो आप जब हाइपोथेसिस हो गया, इसको टेस्ट करना जरूरी है।
हम ड्रिल वर्क करते हैं, इसके बाद सपोज बढ़ा कि नहीं, हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक प्लान बनाएंगे। तो जब आप प्लान बनाते हैं, ये कुछ चीज को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी आप जाते हैं, हमारा रिसर्चर जाते हैं, बोलते हैं कि हम आप रिसर्च करेंगे, हेडमास्टर बोलता है कि नहीं हमारा नियम नहीं है। मैं एक रिसर्च करने के लिए गया, ये हमारा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर एक नवोदय विद्यालय के लिए, ये बोले कि नहीं हमारा ऊपर से परमिशन नहीं है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं तो दूसरा स्कूल लेंगे। मैं दूसरा स्कूल लिया, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल लिया, नवोदय विद्यालय नहीं लिया। देन आपका जो रिसर्च है स्कूल का कल्चर और ट्रेडिशन के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। इसमें पेरेंट एवं टीचर का एवं प्रिंसिपल का सपोर्ट रहना चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा। एंड आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, सपोज आईसीटी के ऊपर करने जा रहे हैं, वेदर कंप्यूटर है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं, सॉफ्टवेयर है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, नहीं तो ये स्कूल में आप कैसे करेंगे? जो स्कूल में करेंट नहीं है, आप आईसीटी यूज कैसे करेंगे? देन आपका रिसर्च सपोज जरूरत पड़े 4 बजे छुट्टी हो जाता है, आपको जरूरत पड़े 4 बजे खुला रहेगा, मगर प्रिंसिपल बोलेगा नहीं हमारा स्कूल 4 बजे खुला रहता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो वो आपका ज्ञान को भी ध्यान रखेंगे, जो मैं ये जो रिसर्च करने जा रहा हूँ मैं कॉम्पिटेंट हूँ, तो जब मैं इसमें मेरा दक्षता नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो ये एक्शन प्लान बनाने से पहले ये 7 चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी मैं एक्शन प्लान बनाऊंगा। आप जानते हैं मैं एक्शन हाइपोथेसिस ऑलरेडी फॉर्मुलेट कर चुका हूँ। If B.Ed first semester students are provided learning resources or handouts in pedagogy of social science classes, their attendance will improve substantially. तो मैं अभी इसमें 5 चीज जरूरी है। देखिए आप कोई किताब देखेंगे 5-6 चीज क्या लिखेगा मुझे पता नहीं, पर ये मैं अपने आप से इसको किया हूँ कि हम क्या क्या एक्शन प्लान में क्या क्या रखेंगे। तो 2 नंबर पॉइंट होता है हम डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी। हम इधर बोलेंगे हैंडआउट्स बच्चों को देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? देखिए 1 नंबर में मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को हैंडआउट दे दूंगा, ये कर सकता हूँ। तो मैं हैंडआउट दे दिया, नेक्स्ट दिन जब हम क्लास शुरू करूंगा तो मैं हैंडआउट के ऊपर एक टेस्ट कर दूंगा। ये मैं सोचा हूँ, आप अपना एक्टिविटी सोचें जो रिसर्च करें। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। और क्या करूंगा? 3 नंबर एक्टिविटी मेरा है, एक ग्रुप तैयार करूंगा, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं। मैं सबको ये जो हैंडआउट्स को स्टूडेंट को मैंने सबको सेंड करूंगा। तो देखिए ये हाइपोथेसिस रखें। पहले हैंडआउट्स जो पढ़ाने के बाद में सब बच्चों को दे दिया। नंबर 2, जब नेक्स्ट दिन आएंगे मैं टेस्ट तैयार किया, नहीं तो हैंडआउट्स लेके फेंक देंगे, कहीं जला देंगे, इसको ऐसे घर में पड़ा रहेगा। तो मैं बोलूंगा तुम अभी सब हैंडआउट्स लो, कल तुम जब आओगे मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, तो बच्चे पढ़ेंगे। तो एवं और क्या, मैं इसको भी इसका जो मैंने पीडीएफ कॉपी हो या जो है मैं जो लाया, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँ। तो 3 नंबर एक्शन प्लान में क्या रहेगा? लर्निंग रिसोर्सेस। लर्निंग रिसोर्सेस में क्या यूज करूंगा? टेक्स्ट बुक है कि लर्निंग रिसोर्सेस है कि लर्निंग रिसोर्सेस, मगर मैं सप्लीमेंटरी बुक्स यूज करूंगा।
सप्लीमेंट्री बुक्स आपको पता होगा, जैसे कि बोर्ड का एक किताब लिखता है और दूसरा पब्लिशर भी कुछ किताब लिखते हैं, और अच्छा अच्छा सिंपल आजकल की बुक बोलते हैं, प्राइवेट लोग भी बनाते हैं। टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आता है, मगर सप्लीमेंट्री बुक्स ज़्यादा इजी होगा, समझ में आएगा, है ना। और क्या जरूरत होगा ना, कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड प्रिंटिंग फैसिलिटी। नहीं तो मैं बच्चों को कैसे दूंगा हैंडआउट, प्रिंट करके दूंगा। कंप्यूटर में इंटरनेट होगा तो मैं डाउनलोड करूंगा मटेरियल। ये हो गया लर्निंग रिसोर्सेज। और ये एक्शन प्लान में और क्या रहेगा ना, टाइम रहेगा। तो मैं जैसे कि आप बताया था, एक्शन रिसर्च बहुत शॉर्ट टाइम लेता है, तो ये 2 महीना में ले सकता हूँ मैं रखा, आप 3 महीना कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। और मैं रखा एटलीस्ट मैं 10 पीरियड से ऐसे करूंगा। आप बोलेंगे मैं 25 पीरियड करूंगा, बढ़िया, 2 महीने में जब संभव है 10 पीरियड में सोचा। एंड 5 चीज ये रखेंगे, नेम ऑफ द पर्सन एसोसिएटेड। तो इसमें जब आप इंडिविजुअल रिसर्च होता है आपका नाम लिखेंगे, जब कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है तो आप दो लोग का नाम रखेंगे, 3 लोग का नाम रखेंगे, 4 लोग का नाम रखेंगे। तो ये जो एक्शन प्लान बनाएंगे टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये 5 चीज रहना जरूरी है जब आप सोचेंगे, और कुछ चीज भी रख सकते हैं। देन 5th स्टेप को हम आएंगे। हम तो प्लान बना लिया, अभी जाके हमारा ये काम रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कहाँ करेंगे एग्जीक्यूट ना, स्कूल में करेंगे। जब स्कूल में करेंगे हम हेडमास्टर से और प्रिंसिपल से परमिशन लाएंगे, और आप करने के लिए हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हेडमास्टर बोलेंगे, हम जब डाटा कलेक्शन करने जाते हैं हेडमास्टर बोलते सारे डीईओ को थोड़ा लिख दीजिए, तो हम डीईओ से परमिशन लेके जाने से हेडमास्टर परमिशन देते, वो डरते हैं, नॉर्मली डरेंगे, क्योंकि डीईओ बोलेगा तुमको क्यों बेकार काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई छोड़ के। देन पैसा, एक्शन रिसर्च के लिए जब आप कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट से, आपका अथॉरिटी को थोड़ा मांगो। समग्र शिक्षा से आजकल पैसा देते हैं, जब ऐसे कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो हो सकता है जब कम पैसा जरूरत है आपको अपने आप भी कर सकते हैं। आपका जब कभी इंटरेस्ट होता है, सरकारी पैसा को क्यों वेट करेंगे, नहीं तो समग्र शिक्षा से जब मिल रहा है समग्र शिक्षा को हम प्रपोजल देते हैं। देन इट इज लैबोरेटरी वर्क, लैबोरेटरी को अरेंज करो। आपका जब लैबोरेटरी का काम है रिसर्च में, देन आप इम्प्लीमेंट किया, स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया। एंड इधर आप रिसर्च टूल भी तैयार करेंगे। मैं आपको बोल रहा था कि हम एक्शन रिसर्च में क्या क्या टूल यूज करेंगे, मैं अभी इसको 4-5 मिनट में इसको खत्म करके आपको थोड़ा बताऊंगा। हम व्हाट टूल्स वी शुड यूज फॉर कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च। मैं पहले आपको बता चुका कि एक्शन रिसर्च ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मगर हमारे ऐसे ऐसे टूल है जो टूल को यूज करने में भी नॉलेज चाहिए। तो हम एक्शन रिसर्च में बड़ा बड़ा टूल यूज करेंगे, जब टूल यूज करेंगे इसको हम माने एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको अभी बताऊंगा हम क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा, हम ऑब्जेक्टिव और एक्शन हाइपोथेसिस के हिसाब से हम डाटा कलेक्शन करेंगे। बिकॉज हम जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए या ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए तो डाटा इसके रिलेटेड होना चाहिए। समटाइम्स हम क्या करते हैं, रिसर्चर करते हैं, हम जब टूल बनाते हैं हम ऑब्जेक्टिव एक है, हम दूसरा बहुत बेकार क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक तुम्हारा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। जब ये सब हमारा काम में नहीं आता है
हम बच्चों को ये सब क्वेश्चन पूछ के क्यों बोरिंग करेंगे? दे विल बी बोर्ड, वो तंग हो जाएंगे। और जब आप रियल क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन, उस टाइम वो भाग जाएंगे। तो इसीलिए हम देखेंगे जो डाटा हम कलेक्शन करने जा रहे हैं वो डाटा हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड है कि नहीं। ऐसे इधर उधर क्वेश्चन पूछने नहीं चाहेंगे। जब आप प्री टेस्ट पोस्ट करते हैं तो आपको आप जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी है आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड डाटा कभी कभी टाइम टू टाइम कलेक्शन हो सकता है। सपोज अटेंडेंस आपका ऊपर कर रहे हैं, आप देखेंगे पहला महीना में अटेंडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, फिर जब सेकेंड महीना को फिर और डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर थर्ड महीना को कलेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि आप पूरा जब रिसर्च खत्म हो जाएगा आप डाटा कलेक्शन करेंगे। कुछ कुछ स्टडी में आप पीरियडिकली भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल में बताया, और टूल्स, ये अप्रोप्रिएट टूल्स क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा इसके जस्ट खत्म होने के बाद। देन डाटा एनालिसिस, देखिए इसे बहुत ध्यान से देखिए। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एप्लीकेबल। आप सुने होंगे बहुत, टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन, ये सब बहुत सारे होता है। इसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। क्यों इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ना? हम सैंपल लेते हैं, माने हमारा पॉपुलेशन होता है 1000, सैंपल लेते हैं 100, ओके। 100 से डाटा कलेक्ट करते हैं, जो मिलता है हम अप्लाई करते हैं 1000 लोगों को, लॉटरी मेथड में सैंपल लेके। इसके लिए जरूरत होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्यों ना? आप 100 सैंपल को लेके जो किया, स्टडी किया, उधर से आप इन्फर कर रहे हैं। आप 1000 से तो नहीं किया, आप उधर से इन्फर कर रहे हैं कि 1000 लोगों को लिए ये एप्लीकेबल होगा। हमारा एक्शन रिसर्च में कोई सैंपल नहीं होता है। हम एक क्लास का स्टूडेंट के ऊपर कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स अचीवमेंट के ऊपर कर रहे हैं, तो हम होल क्लास में जो 50, 60 और 70 स्टूडेंट है सबको लेंगे। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या जरूरत है? ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम करते हैं, पीएचडी लोग जो लोग करते हैं, टी टेस्ट, एनालिसिस, वेरिएंस लगा के, वो चाहते हैं कि उनका जो फाइंडिंग्स को जनरलाइज करें। जनरलाइज करें मतलब 100 से जो पाएंगे इसको 1000 के लिए यूज करेंगे। तो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं करेंगे, और क्या यूज करेंगे ना? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ। आजकल क्रिकेट स्कोर दिखाने के लिए ग्राफ करते हैं, क्योंकि सब लोग समझ पाएंगे। हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, बार ग्राफ में दिखाएंगे कितना, फर्स्ट में मंथ में कितना स्टूडेंट स्कूल, कितना परसेंटेज था, सेकेंड मंथ में कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कूल आ रहे थे, थर्ड मंथ में कितना, बार ग्राफ में दिखाने से सब लोग समझ पाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना? जो स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है परसेंटेज, मीन निकाल सकते हैं, सब लोग मीन निकाल सकते हैं। ये बोलते हैं मीन, मीडियन, ये सब होता है क्या? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मीन, मीडियन बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और कभी कभी हम क्वालिटेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। हम डिस्क्राइब करेंगे, हम जैसे कि मैंने स्टोरी लिखते हैं, ऐसे स्टोरी टाइप का लिखेंगे, ये लगे परसेंटेज एंड मीन। हम केस स्टडी भी कर सकते हैं। मैं और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि
हमारा ये एक्शन रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, डेस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकता है, केस स्टडी भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। देन आप जो रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? पहले आप एक चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर 1 हो गया इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इंप्रूव करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्लास को ओनली 40% स्टूडेंट आते हैं, 60% स्टूडेंट नहीं आते हैं। तो आप एक बैकग्राउंड में क्या रखेंगे? आप रखेंगे कि मैं सोशल साइंस टीचर हूँ, हम दिस इज रिगार्डिंग सोशल साइंस रिसर्च, social science classes, poor attendance in social science classes. There are 60 students in the class 8, but only 25 to 30 students or 30 to 35 students attend the class, and another 40% students, they never attend the class. And these students normally belong to socio-economically poor background. In this village, the school is situated at a distance of 5 kilometers from the locality, and there are jungles on the way, river, they have to cross the river, and parents are very poor, they go to field work daily morning, they don't take care. Like this, you give a background एंड कॉन्टेक्स्ट में अबाउट द स्कूल लिखो। आपका स्कूल में क्लासरूम ये सब क्या है? क्लासरूम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बाउंड्री वॉल, क्लासरूम में लाइटिंग है कि नहीं, ये स्कूल के बारे में लिखिए। देन आपका प्रॉब्लम क्या है लिखेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है लिखेंगे, और प्रॉब्लम के बाद थोड़ा बंद करेंगे। प्रॉब्लम के बाद क्या क्या प्रोबेबल कॉज होगा इसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, हमारा टॉपिक क्या है और प्रोबेबल कॉजेस क्या है। प्रोबेबल कॉजेस 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, विदाउट प्रायोरिटी हम करते हैं। प्रोबेबल कॉजेस लिखो और उनको प्रायोरिटी करो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। देन आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं लिख के भी आप सीधा एक्शन हाइपोथेसिस भी हो सकता है, मगर दोनों अच्छा है। ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस दोनों मैचिंग होना चाहिए। जब कुछ डाउट होगा मुझे फिर बाद में हम क्वेश्चन एक्शन करेंगे। मेथोडोलॉजी चैप्टर में आप एक्शन हाइपोथेसिस लिखेंगे। एक्शन प्लान हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो 5 पॉइंट साइकिल 1 ये करेंगे। जब साइकिल 1 में सब नहीं हुआ तो हम प्रायोरिटी 2 लेके फिर एक्शन प्लान भी लिखेंगे, साइकिल 2, साइकिल 3। देन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में बोला कि क्या क्या टूल्स में हम थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस, आप मीन यूज किया ना, परसेंटेज यूज किया ना, क्वालिटेटिव टेक्निक सिंपली डिस्क्राइब किया, ये भी आप इसमें बताओगे। एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो टेबल वगैरह देखे, देन आप आपका कंक्लूजन लिखेंगे। आप बोलेंगे ऐसे कंक्लूजन आपका होगा कि जब ये रिसर्च हो रहा था, हम पीरियोडिक डाटा कलेक्शन किया, हम देखा कि जो फर्स्ट मंथ में कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, सेकेंड मंथ में 20% इंक्रीज हुआ। ये सब एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे। थर्ड महीने में बच्चे और 20% इंक्रीज हो गया, और हम बोले कि बाय द एंड ऑफ द स्टडी, एट द एंड हम देखा कि 90% स्टूडेंट आए क्लास। इसको ग्राफ में भी आप दिखाएंगे। ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। और फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन में ये चीज को लिखेंगे। अब ये तो जो रेफरेंस क्या किताब पढ़े हैं और जो टूल आप बनाए हैं,
इसको भी आप लिखेंगे। मैंने सपोज क्वेश्चनरी किया, क्या इंटरव्यू शुरू किया, मैं अभी आपको टूल के बारे में बताता हूँ। मुझे जो गुंजन मैडम निर्देश दिए हैं, मैं कुछ टूल के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा। तो और मुझे कुछ टाइम, बहुत सारे कम टाइम चाहिए, मैं आपको करूँ डिस्कशन। जस्ट ए मिनट। तो अभी सॉरी, इसको बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। जस्ट ए मिनट, प्लीज वेट। ए फरीद, फरीद थोड़ा आओ तो 2 मिनट। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू है, मैं थोड़ा बुलाया हूँ दूसरा स्लाइड शेयर करने के लिए। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, क्योंकि दूसरा स्लाइड जो आप मुझे बोला था टूल का, उसको भी थोड़ा दिखा देंगे। हाँ ना, अभी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। आपका निर्देश को मानते हैं। दूसरा स्लाइड ऐसे करूंगा, देखो तो। हाँ, ये क्या होगा? विंडो। हाँ, करते हैं, एंटर स्क्रीन करें। हाँ, एंटर स्क्रीन इधर किया, शेयर करें, एंटर स्क्रीन देखिए। नहीं, ये पीपीटी इधर है, मैं स्क्रीन से लूँ। स्क्रीन एक्शन टूल्स। वो हो रहा है नहीं? नहीं हुआ, देखो तो। जस्ट नहीं आ गया ना? क्या नहीं, देखिए एस्केप की टू कैंसिल ओपनिंग द डॉक्यूमेंट। नो, हाँ आ गया। अभी दिखाई दिया मैडम? हेलो? हाँ जी सर, सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, फुल स्क्रीन कर। शो हो रहा है जी, ओके, शो हो रहा है सर स्क्रीन। हाँ, फुल स्क्रीन करता है, टाइपिंग हो गया। सो ये जो टूल्स देखिए, हम जो टूल्स, हम जब टूल्स के बारे में बताते हैं, कभी कभी कुछ टूल को हम नाम दिए हैं कि क्वालिटेटिव टूल्स,
कुछ टूल्स को हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स। एंड क्योंकि जो क्वालिटेटिव टूल्स होता है ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, और समटाइम्स हम बोलते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड टीचर मेड टूल्स। टीचर मेड टूल्स मतलब हम जो टूल तैयार करते हैं अपना हाथ में, इसको बोलते हैं टीचर मेड टूल्स। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स मतलब जो टूल्स मार्केट में मिलता है, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह वगैरह, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये टूल को हम हाथ में तैयार नहीं कर पाएंगे और ये मार्केट में मिलता है। उसको ये टूल तैयार करने में साल लगता है, साल भर लगता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, पर्सनालिटी टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, देन इंटेलिजेंस टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टूल्स होता है। तो आज हम जो यूज करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा टूल्स के बारे में कि जो नॉन स्टैंडर्डाइज टूल्स होता है इसमें आता है क्वेश्चनर, जो कि हम एक्शन रिसर्च में यूज कर पाएंगे। और क्वेश्चनर इज ए वेरी वर्सटाइल टूल। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चनर टूल ऐसे टूल है, हम इंटरव्यू को भी क्वेश्चनर बोल देते हैं और सब जानते हैं कि लोग जानते हैं कि हम क्वेश्चनर कर रहे हैं। इंटरव्यू एक अनदर टूल है, ऑब्जर्वेशन इज ए टूल है, फोकस ग्रुप डिस्कशन इज प्योरली फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, फोकस ग्रुप डिस्कशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, केस स्टडी, सोशियोमेट्री, बायोग्राफी। मगर आज जो ऐसे सिमिलरली आपका स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स जो है, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, ये होता है स्टैंडर्डाइज। इसको तैयार करने में साल भर लगता है, ये ओनली एक्सपर्ट तैयार करते हैं, ये टीचर तैयार करते नहीं। टीचर यूज कर सकते हैं मगर ये नहीं करते। मगर सिंस एक्शन रिसर्च ये टीचर रिसर्च, वी यूज ओनली नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स लाइक क्वेश्चनर। आप क्वेश्चनर का मतलब है हमारा ऑब्जेक्टिव में जो कुछ है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पूछेंगे जो कि कोई इंडिविजुअल इसको आंसर देगा, मगर ये रिटिन आकार में देगा, आप पूछेंगे नहीं। आप कागज में क्वेश्चन आर ऑलवेज इन ब्लैक एंड व्हाइट, हार्ड कॉपी, 1 2 3 क्वेश्चन रहेगा और आप कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बच्चे हो या बड़े लोग हो उनको देंगे, वो फिलअप करेंगे, आप इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन आर होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक क्लोज एंडेड एंड अनदर इज ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, देखिए क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चनर मतलब कि आप जो बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, आप बोलेंगे वो टीवी देखते हैं कि नहीं, आप जानना चाहते हैं कितना टाइम डिवोट करते हैं। आप लिखेंगे ABCD, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी। आप किस कैसे टीवी देखते हैं? आपका एवरीडे जब है तो वो टिक लगाएगा, तो वीक में एक बार है दिखाएगा, और ऑकेजनली कभी कभी देखता हूँ इसमें टिक लगाएगा, नहीं तो मैं टीवी नहीं देखता हूँ इसमें टिक लगाएगा। और इसका दूसरा और फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन के बाहर वो नहीं जा पाएगा। जब एज सिमिलरली पूछते हैं, आप बोलेंगे बिटवीन 20 years, 21 to 30 years, लाइक दिस। जो रहेगा ये क्लोज, जब एज के बारे में पूछेंगे। सिमिलरली जेंडर के बारे में पूछते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब क्लोज क्वेश्चन है। और सबसे अच्छा है कि क्लोज टाइप क्वेश्चनर का मैंने एनालिसिस करने में बहुत इजी होता है, टेबल बनाने में, पर ऑफकोर्स हमारा ये उद्देश्य नहीं है। और ओपन एंडेड क्वेश्चनर में
इसको बोलते हैं कि सिलेक्शन टाइप। इसको क्या सिलेक्शन टाइप ना, ऑलरेडी आंसर दिया गया है, आप इसमें खाली सिलेक्ट करेंगे। एवरीडे में मारो, नहीं तो एक में वांस मारो, ऑपोजिनली मारो, नहीं तो लेफ्ट मारो। ये बोलते हैं कि सिलेक्शन टाइप। ऑलरेडी आंसर इज देयर। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? आंसर्स आर गिवन, 4 आंसर्स आर गिवन, एक को चॉइस करो। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन टाइप। मगर इसको बोलते हैं सप्लाई टाइप, ओपन एंडेड क्वेश्चन। What steps would you like to take to improve the attendance of your students? इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको इधर सप्लाई करना है। वो था सिलेक्शन टाइप, ये हो गया सप्लाई टाइप। वो था क्लोज एंडेड एंड ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप हम 2 प्रकार का जब तैयार करते हैं, ज्यादा क्वेश्चनर में तैयार करता हूँ। अभी भी हम सुइसाइड के ऊपर एक स्टडी किया सिक्किम में, अर्ली चाइल्ड मैरिज के ऊपर किया। आप आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष जी जानते हैं, वो जो एनपीपी के हिसाब से हम किया। हाँ, ये त्रिपुरा में। अभी भी हम एक टी गार्डन जो स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, अब अभी हम भी कर रहे हैं। हम बोथ क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन रखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप रखेंगे give your opinion to improve the to improve the attendance of the students, or just what step would like to improve the attendance of students, or what are the problems you are facing in the class। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुले मन में कुछ बोल पाएगा जो रेस्पोंडेंट देगा। ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसके एक क्वेश्चनर के बारे में मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ। सिमिलरली इंटरव्यू, आप देखिए जब ये क्वेश्चन को जब ओरल पूछेंगे तो ये हो गया इंटरव्यू शेड्यूल। ये हो गया इंटरव्यू शेड्यूल। आप जब इसको देंगे कि आप फिलअप करो क्वेश्चनर, हो गया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन को जब आप पूछेंगे ये आपको इंटरव्यू हो गया, कन्वर्सेशन। ओके, एंड इसमें 2 अलग रहते हैं। एक बोलते हैं जो इंटरव्यू करता है, इसको इंटरव्यूअर बोलते हैं, और जिसको आप क्वेश्चन पूछते हैं ये इसको बोलते हैं इंटरव्यूई। एंड सबसे बड़ा चीज होता है कि जब आप इंटरव्यू करेंगे, ऑफिसर जैसे इसको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और आप प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, टीचर हो, डायरेक्टर हो, जॉइंट डायरेक्टर हो, डेप्यूटी डायरेक्टर, आपको उनके साथ जब फ्रेंडली नहीं करेंगे वो डरेगा और आपको अच्छा डाटा नहीं मिलेगा। फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल आप बसेंगे, सीधा खड़े होके बैठो, ये नहीं, आप नीचे बैठे, ये करे, थोड़ा सा ऐसे कुछ पूछ लेंगे, कैसे हो, क्या खाए हो, ऐसे पूछ लेंगे, मगर ये काम का नहीं है। मगर ये बच्चा थोड़ा आपके साथ फ्री हो जाए। सो इट इज कॉल्ड अ परमिसिव एटमोस्फियर। आपको जैसे डरेगा नहीं, वो फ्रीडम रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस रहेगा। वो भी जो डरेगा, जब मैं कुछ बोल दूंगा वो लिख के ले जाके मेरा कुछ कर देंगे, तो वो नहीं बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड सिमिलरली आपका डिफरेंट टाइप्स तो इंटरव्यू होता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू जो स्टडी के लिए आप करते हैं, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू वो प्रॉब्लम निकालने के लिए, जो सब बिहेवियरल प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है, इसका पर्पस है ये बच्चा जो माने करता है, सपोज एक बच्चा क्लास में सबको मारता है, क्लास से भाग जाता है, चोरी करता है, तो ये जो इंटरव्यू आप उनको करेंगे ये होगा डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। क्योंकि ये इनका जो प्रॉब्लम है आपको इनको निकालना। घर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, घर में माँ बाप के बीच में कुछ है और खाना पीना नहीं मिलता है, घर में उनको मारते हैं और पेरेंट्स हो सकता है उसका कुछ केयर नहीं लेते हैं। ये इसको आपको एक्सप्लोर करना है एंड दिस इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इंटरव्यू।
फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू क्या है? आप जो नॉर्मल चीज पूछते हैं, कलेक्ट फ्रॉम डाटा कलेक्ट करते हैं, मगर फैक्ट ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम को लेके आप डायग्नोस्टिक इंटरव्यू भी करेंगे। काउंसलिंग इंटरव्यू होता है क्या? ना बच्चों को कुछ काउंसिल करना है, एडवाइस देना है। हम जब स्टडी कर रहे थे सिक्किम में, एक बच्चा है वो क्लास 9 में पढ़ता था, 4 साल बच्चों के साथ सीनियर है, वो गंजा लेता था, वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में था। रिहैबिलिटेशन सेंटर में डेली उनको काउंसलिंग दिया जाता है, जैसे तुम नॉर्मल योग आओ। मैं इसको इंटरव्यू किया बच्चों को। ये लड़का था, मैं बोला कि और कोई नहीं रहेगा, मैं दोनों हम रहे, और हमारा तुलिका मैडम एक इधर है, दोनों हम गए थे। मैं बोला कि मैं उनके साथ बात करूंगा। 1 घंटा उनके साथ बात किया, सब बता दिया, कैसे पैसा चोरी किया, क्या किया, फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। ना हाँ, मैं अभी मैंने और ये सब का काम नहीं करूंगा, मैं सबको सिखाऊंगा। ये जो इसको सजेशन, एडवाइस, काउंसलिंग। अनदर होता है ग्रुप और इंडिविजुअल इंटरव्यू। आप कभी कभी इंटरव्यू एक बच्चा को कर सकते हैं और ग्रुप को भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज होता है बच्चा अकेले में बताएगा, और कुछ चीज होता है बच्चा जब ग्रुप में रह के बताएगा। ग्रुप इंटरव्यू कैसे करते हैं ना, आप 5-7 स्टूडेंट को लिया, सब फ्री हो जाएंगे। जब एक स्टूडेंट कभी कभी डरता है, आपको सिचुएशन देख के उसको करना है। वेदर फॉर माई स्टडी ग्रुप इंटरव्यू बेटर और इंडिविजुअल इंटरव्यू भी बेटर। जब किसी का सपोज somebody इज डिवोर्सी, तो आप उनको पूछेंगे आप क्यों डिवोर्स किया, ग्रुप में पूछेंगे, दूसरा लोगों के सामने पूछेंगे। ये लड़का को दूसरा लोगों के सामने पूछा, तो ग्रुप इंटरव्यू नॉर्मल चीज जहां बच्चे डर जाएंगे, और कोई इंडिविजुअल ऐसे नहीं है तो उनको ग्रुप इंटरव्यू करें। ऑथोरिटेरियन इंटरव्यू एंड नॉन ऑथोरिटेरियन, मैंने ऑलवेज इंटरव्यू शुड बी नॉन ऑथोरिटेरियन। जब ऑथोरिटेरियन इंटरव्यू होगा, बच्चा सोचे, बच्चा अनुमान करेगा आप क्या बोलने से वो खुश होंगे, तो वो वही आंसर देगा। आप जब धमका चमका के पूछेंगे तो ये हो गया ऑथोरिटेरियन इंटरव्यू। बट ऑलवेज इंटरव्यू शुड बी इन ए परमिसिव एटमोस्फियर। और वो होता है कि डायरेक्टिव इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू मतलब वो जो बच्चा, उनको ज्यादा फ्रीडम। डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब मैं जो पूछ रहा हूं तुम आंसर दो, तुम इधर उधर मत बोलो, ये होता है डायरेक्ट इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आप 10 क्वेश्चन जो करके लेके जाएंगे, ये सभी लोगों को वही 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आप किसको 5 किसको 10 ऐसे पूछते हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू में आप जाके बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू 10 मिनट में खत्म हो गया, और एक बच्चा बोलता है मेरा इंटरव्यू 45 मिनट्स हुआ। ये होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स आप 10 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 10 क्वेश्चन सभी को 100 लोग को पूछेंगे, मगर 10 से 11 नहीं, और इसको एनालिसिस करेंगे। ऐसे आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप करेंगे। तो ये जनरल प्रिंसिपल में सब ये बता दिया आपको। ये जो रैपिड कैसे एस्टैब्लिश होगा, कोरियल एटमॉस्फेयर में कैसे होगा। आप बच्चा जब बोलता है आप बीच में मत पूछो इंटरव्यू के टाइम, ये करेंगे। करने से वो डिस्टर्ब होता है। ये सब तो चीज है, इसका एडवांटेजेस लिमिटेशंस बहुत सिंपल है। तो और एक होता है ऑब्जर्वेशन। ये भी वेरी पॉपुलर टूल इन आपका एक्शन रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में। जो अभी बताया वो सब ऐसे नहीं कि इंटरव्यू और दूसरा रिसर्च में यूज नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन, आप किसी को पूछना नहीं, खाली आप ऑब्जर्व करेंगे। सपोज आप एक स्कूल में जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी देखने के लिए, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तो आप एक होता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, आप
ऑब्जर्वेशन खाली जाके देखेंगे ऐसे। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल मतलब आप 5 चीज लेके जाएंगे, वही 5 चीज को ऑब्जर्व करेंगे। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जो होता है, आप सपोज आप जाके देखेंगे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, आप देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कैसे देता है दिया, एक्सप्लेनेशन क्या कैसे किया, इसका स्पीड कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया है कि नहीं, क्वेश्चन बच्चों को पूछा कि नहीं, और सभी बच्चों को इधर उधर करके पूछा ना, खाली फास्ट बेंचर को पूछा। आप ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया बना के लेंगे और क्लास में बैठेंगे और क्लास रूम में ऑब्जर्व करेंगे। आप स्कूल एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना जब जाएंगे, आप भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं जाके, बाउंड्री वॉल, ड्रिंकिंग वाटर, किचन, क्लासरूम, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये भी सब आप देख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जर्वेशन का भी और एक तरीका है, एक करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए, मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में ये बताता हूँ। इसका मतलब है, आप सपोज बच्चों को क्लास टीचर का क्लासरूम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्लासरूम का पीछे जाके बैठेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे। टीचर भी आपको देखता है, मैं ऑब्जर्व मुझे किया जा रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व मतलब आपको टीचर नहीं देख पाएगा, आप ऐसे जगह में बैठेंगे जो टीचर आपको नहीं देख पाएगा। सपोज स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं, स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली मिलेंगे, खेलेंगे, बातचीत करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वही इधर उधर बात करेंगे, आपके साथ फ्रेंडली होकर ऑब्जर्व करेंगे। मगर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना, बच्चे आपको, वो बच्चों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बच्चा नहीं जानेगा, उनको पता नहीं चलेगा, कोई दूर जगह में बैठ के आप ऑब्जर्व करेंगे। ये दोनों का भी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, मैं इसको लंबा नहीं बताता हूँ, खाली इतना बताता हूँ। क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन इज वेरी पॉपुलर एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी शेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 आइटम रखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। और जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, आप ऑब्जर्वेशन है, आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, जो देखेंगे वही ऑब्जर्व करेंगे। एंड पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 नंबर का मैं रखा हूँ, फोकस ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि मैं एक डिस्कशन किया था आपको, इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। ये एक्चुअली फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, इज ए काइंड ऑफ इंटरव्यू। सब आप जब कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी वही देखेंगे, कहीं लिखेगा फोकस ग्रुप डिस्कशन, किस किताब में होगा फोकस ग्रुप इंटरव्यू। FGD का शॉर्ट फॉर्म होता है FGD। इन सम बुक्स ऑल्सो विल फाइंड FGI, मीन्स इट्स ए ग्रुप इंटरव्यू। तो आप जब ड्रॉप आउट के बारे में स्टडी करते हैं, बच्चे क्यों ड्रॉप आउट करते हैं, हो सकता है आप, ये भी हो सकता है खाली बॉयज का करेंगे, खाली गर्ल्स का करेंगे, और बॉयज गर्ल्स से मिला के करेंगे, और डिफरेंट क्लास स्टूडेंट को मिला के करेंगे, ना एक क्लास स्टूडेंट को लेके करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव को लेके आप डिसाइड करेंगे, वेदर मिक्स्ड ग्रुप और एक्सक्लूसिव ग्रुप, वेदर एक ही क्लास का बच्चों को लेकर करेंगे या हर क्लास का 4-5 क्लास का बच्चों को लेकर करेंगे। मगर याद रखें, आप 100 बच्चों को लेके, 50 बच्चों को लेके फोकस ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। इसके लिए 8 to 10 स्टूडेंट्स और 12 स्टूडेंट, ऐसे 8 to 12 स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कल में बैठेंगे
और आप बीच में बैठेंगे, आपके सामने सेमी सर्कल में बैठेंगे और आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यस नो टाइप क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बच्चों का ओपिनियन रहेगा और जो ओपिनियन आएगा आप ये ओपिनियन ग्रुप ओपिनियन माना जाएगा। इसमें परसेंटेज नो नंबर विल बी यूज्ड। 5 बच्चे ये बोले, 2 बच्चे ये बोले। ग्रुप ओपिनियन इज वन। एंड ये फोकस ग्रुप कराने में 2 लोग रहेंगे कम से कम। एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा एंड अनदर व्यक्ति बच्चों का क्या ओपिनियन आएगा ये करेगा। मैं बहुत सारे फोकस ग्रुप डिस्कशन किया हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल ड्रॉप आउट के ऊपर, ड्रॉप आउट में मैं जेंडर इशू के ऊपर क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, देन उनका एसोसिएशन विद हाउस होल्ड एक्टिविटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये सबको डायमेंशन लेके मैं कुछ क्वेश्चन तैयार किया और ये क्वेश्चन को मैं पूछा। ये क्वेश्चन के ऊपर जो ग्रुप ओपिनियन है वो बोलेंगे आपको कोई क्लास में क्या माने पिटाई होता है, पनिशमेंट होता है? बच्चे बोलेंगे टीचर बहुत मारता है मैथमेटिक्स पढ़ाने जिसको नहीं आता है। ये भी एक आप लिखेंगे, बात लिखेंगे। सो ये जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इजी भी होता है। मगर यह ध्यान रखें आपको 8-10 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे। एंड सबसे डाटा कलेक्शन जब आप करना चाहते हैं बच्चों से, फोकस ग्रुप डिस्कशन नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे क्वेश्चनर फिलअप नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल इंटरव्यू कर सकते हैं बट ग्रुप इंटरव्यू करने से और अच्छा है। हम जब ट्राइबल एरिया को जाके स्टडी करते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, हमारा लैंग्वेज उनके लैंग्वेज से नहीं होता है, तो इसलिए हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बच्चों को ग्रुप में बिठाते हैं। इवन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ जब डिस्कशन करेंगे हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उनको ग्रुप में बिठाते हैं। ये ग्रुप ओपिनियन आता है और मेरे साथ बहुत एग्जाम्पल है जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन काम करता है, मगर मैं आपको अभी बताना वो तो लंबा होगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं एक गांव को गया था, कैसे दिन में डाटा जो कलेक्शन किया, रात को जो डाटा फोकस ग्रुप डिस्कशन करके उल्टा डाटा आ गया। मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। एक दिन में हम करेक्शन करते हैं लाइवलीहुड के ऊपर। दिन में सब लोग बोले कि हमको सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला। हम जब इंटरव्यू शेड्यूल लेके किया, वो सोचे कि जब हम बोल देंगे तो हमको और सुविधा नहीं मिलेगा, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। मगर उस दिन हम 12 किलोमीटर पैदल में गए थे, टायर्ड हो गए, राइट गांव में रह गए 2 प्रोफेसर। तो हम रात में गलती में इनफॉर्मली में कोई बोल दिया है कि लड़का बोल दिया कि उनको ये फिश नेट मिला है जो मछली पकड़ने के लिए। तो वो बोला कि क्या मुझे खाली एक मिला, तुमको तो भी छेली मिला है। छेली मतलब गोट मिला है। ये बोला है खाली वो मुझे मिला है, तो उनको गाय मिला है, किसको बोट मिला है। तो हम देखा कि हम ये इंप्रेशन था कि वो गांव में कुछ दिया नहीं गया, हम इसको रिकमेंड करेंगे। मगर रात में जब एग्जीडी कर दिया तो ये बात एक से निकल गया और देखा कि ऑल दी 38 हाउस होल्ड, ये छोटा छोटा सा गांव है पहाड़ के ऊपर, सबको मिला है। तो देखिए फोकस ग्रुप डिस्कशन का पावर क्या होता है। तो जब आप स्टूडेंट के साथ करें या कम्युनिटी मेंबर के साथ करें फोकस ग्रुप डिस्कशन, और जब आप इलिटरेट लोग के साथ करते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन चलेगा, इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, सॉरी मैंने क्वेश्चनर नहीं होगा। मैं कभी मैंने लोग बोलते हैं क्वेश्चनर बच्चों के लिए, नो, बच्चे फिलअप करेंगे, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बाइस्ट हो जाएगा। ये बड़े लोगों के लिए, टीचर के लिए क्वेश्चनर, गांव लोगों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल और फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो ये हमारे ये होगा। फिर
ये ग्रुप डिस्कशन का ये बहुत सारे है, मैं ये रूल इतना बताने का जरूरत नहीं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी है, एक है, मगर जब कभी हम डिस्कशन करेंगे टूल के ऊपर डिटेल तो इसको डिस्कशन करेंगे। मगर अभी मैं सुता एनेक्डोटल में क्या हूँ, हाउ टू मेंटेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड ये सब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड भी एक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ये सब होता है। रेटिंग स्केल है। तो और सबको बताया ना, मेरे को इम्पोर्टेंट टूल्स जो होता है लाइक क्वेश्चनर, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन आदि जो बताया, ये बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम हमारा डिस्कशन को बंद करके थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। गुंजन जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए इनवाइट आप करें। ओके, मैं सभी अपने डायट के प्रवक्ताओं और जितने भी हमारे इस सत्र के प्रतिभागी हैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो सर से एक ओपन डिस्कशन इस मंच पे कर सकते हैं, और उनके कोई क्वेश्चंस हो तो वो हैंड रेज करें और अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं सर से। हमारे कोई पार्टिसिपेंट्स अपनी बात रखना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो, सर ने इतना अच्छा हमारा सेशन लिया है, उसमें कोई भी क्वेश्चन हो उनके दिमाग में तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। फरीद, मैं अभी थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, लाइन तो है, थोड़ा 2 मिनट आ जाओगे? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन पूछें। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, देयर इज सम प्रॉब्लम, बट यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें? अच्छा, अगर 10-15 आ गया तो 25-30 से 5। हेलो, नहीं और थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ वो आ जाएगा। हाँ, आपको ये करिए क्वेश्चन। सर ये पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन ग्रुप पे शेयर हो जाता तो हम सबके लिए बहुत फायदेमंद रहता। क्या बोले सर? ये पीपीटी प्रेजेंटेशन पूरा अगर ग्रुप में शेयर हो जाता तो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहता सर। अच्छा, मैं क्योंकि बीच में सेशन में आवाज शेयर करता हूँ। अच्छा, ये करेंगे, मैं गुंजन मैडम को भी दे दूंगा, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपीटी हम सबके साथ शेयर कर देंगे। हाँ, उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं आप लोग अपने कुछ क्वेश्चंस हो तो वो पुट अप करिए, अभी अच्छा मौका है हमारे पास, और भी हम शेयर कर देंगे आप लोग के साथ स्थानों। I have a question. I am Dr. Poonam from Diet Bulandshahr. So, is there any time limit for action research? जैसे मैडम ने आपको बताया है कि एक्शन रिसर्च के लिए ऐसे कुछ टाइम तो लिमिट नहीं है, मगर आपका प्रॉब्लम है क्लास में एक बच्चा, आपका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जब आप 1 साल के लिए जब वो रिसर्च करेंगे, जब बच्चा जब निकल जाएगा, आपका रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं, मगर जब हम 3 साल 2 साल ऐसे रिसर्च करेंगे तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। जो बच्चों के लिए आप कर रहे हैं वो बच्चे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। एक महीना से शुरू, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक। Thank you, sir.
थैंक यू। नमस्कार सर, मैं डाइट मथुरा से गौरव बोल रहा हूँ। सर हाँ जी, प्रणाम सर। मुझे ये पूछना है सर, एक्शन रिसर्च बेसिकली इसकी जो फाइंडिंग्स है हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं ना सर, पर्टिकुलर क्लास विद्यालय तक ही सीमित रहता है। तो क्या सर ये एम्पिरिकल रिसर्च है या नहीं है, तो थोड़ा जस्टिफाई कर है। नहीं, थोड़ा देखिए अभी डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने थोड़ा एक व्यक्ति खोले, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बाकी सभी साथियों से निवेदन है कि 1 बाय 1 पूछिए। आप म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, वीडियो भी म्यूट कर लीजिए, वीडियो भी म्यूट कर लीजिए, ऐसी वीडियो जो बोलता है अभी बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। जी आदरणीय प्रधान सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्शन रिसर्च एम्पेरिकल रिसर्च है या नहीं है, प्लीज थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर। हाँ देखिए, एम्पिरिकल रिसर्च होता है। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब है सर 1 मिनट, हमारे जमा अपना माइक प्लीज म्यूट करिए सभी लोग। माइक एक्शन एम्पिरिकल है कि नहीं, ये एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल मतलब होता है जो रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हम और बिना ऑब्जर्वेशन में हम और फील्ड के एक्सपीरियंस से हम एक्शन रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्शन रिसर्च ऑलवेज एम्पिरिकल, ऑलवेज एम्पिरिकल। बहुत सोच रही है। भाई बहुत सारे आवाज आ रहा है, बहुत सारे स्क्रीन भी खोला हुआ है। वीडियो थोड़ा सबको बोले वीडियो ऑफ करें, एक ही वीडियो जो पूछेंगे उसका वीडियो करें। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, हाँ गुंजन जी, थोड़ा फैसिलिटेट करवाइए। जी सर, एक्चुअली सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर ले रहे थे, इसलिए हमारे ऑपरेटर ने शायद सबको म्यूट कर दिया है। अभी जिनका हैंड रेज है, तनवीर जी, काइंडली सिर्फ उनका अनम्यूट करके क्या हो सकता है, हम उनका क्वेश्चन सुन सकते हैं? हाँ कोई बात बिल्कुल हो जाएगा मैम। एक बार करिए, जिसको पूछना होगा वो अपना क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर हम दोबारा से मतलब म्यूट कर देंगे उनको। डॉक्टर अखिलेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह। डॉक्टर अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका प्रश्न रखिए। नरेंद्र कुमार जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज किया हुआ है। इटावा से ब्रिजलाल जी, त्रिलोकी सिंह, केदार सिंह यादव जी, योगेंद्र जी, जिनका नाम वो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। बासुजी फ्रॉम गोरखपुर जी, त्रिलोकी सिंह जी। त्रिलोकी जी अपना क्वेश्चन पूछिए। Yes, sir. No more question. I am satisfied. जावेद जी, संतोष कुमार जी, सर आप बताइए। डॉक्टर निधि अवस्थी, आशा यादव जी। अगर आप सुन पा रहे हो तो आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं।
एक एक करके। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं डायरेक्ट रामपुर से शाविज लतीफ बोल रहा हूँ। मेरा एक क्या मुझे सुना रहे हैं? सुना, आवाज आ रही है आपकी सर। जी सर, डायरेक्ट रामपुर से हूँ और आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। लेक्चर पूरा सुनने के बाद मैं चाहता हूँ, मेरा एक टॉपिक है कि कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने में, समझने में जो जो परेशानियां आ रही हैं उनके ऊपर मुझे रिसर्च करना है। तो मैं चाहूंगा कि हल्की सी छोटी सी आउटलाइन आप मुझे बता दीजिए कि इसमें मैं कैसे शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं और मुझे क्या क्या करना होगा, इफ पॉसिबल। अगर अभी आपके लिए पॉसिबल हो तो आप बता दीजिए। थैंक यू सर। हाँ, नहीं, जैसे आपका पहले है तो आपको एक टॉपिक बनाना है कि कौन सा क्लास का बच्चा है और आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बारे में फिर आप इसका व्हाट आर दी पॉसिबल रीजन्स, आपको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद आप इसको फिर इसका प्रायोरिटाइज करेंगे। पहले एक रीजन को लेके आप प्लान बनाएंगे और प्रोबेबल कॉज को लेके भी एक्शन हाइपोथेसिस करेंगे और प्लान बनाएंगे और एक प्लान को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। जब आपका सैटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा प्रायोरिटी में जो है उसको लेके भी प्लान बना के रिसर्च कर सकते हैं। इन नॉटसेल इतना बोल सकते हैं। आपको मैं जब शेयर कर दूंगा, आप स्टेप भी जब सुनेंगे तो ये स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। जी सर, आपका जो है ये बहुत ही जी सर, आपका बहुत अच्छा लगा जो आपने ICT पर बताया और जो आपने एक रिसर्च का जो प्रकार बताने के बाद आपने जो एक्शन रिसर्च कहा। अभी कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे थे कि एक्शन रिसर्च का जनरलाइज किया जाता है, तो एक्शन रिसर्च की जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सर एक्शन रिसर्च भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए देखा जाता है और उसका तत्कालिक समस्या समाधान 2 से 3 महीने में निकाला जाता है या मैक्सिमम 1 महीने में। तो हम बेसिक शिक्षा में SRG हैं सर। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती निपुण भारत की है, जिसके संबंध में डाइट के भी लोग भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, सभी लोग इसमें लगे हैं महानिरीक्षक से। बहुत से ऐसी परेशानियां होती हैं, कुछ हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे न ये चाहिए न ये चाहिए। मैं CRT चाहूंगा कि एक कार्यशाला, चाहे 2 दिवस की, चाहे 1 डे कार्यशाला इसकी करा करके जो ICT पर है उस पर PPT के माध्यम से और जो इस पर ये ऐसे PPT के माध्यम से करा दिया जाए और उसका जो है डाइट स्तर पर फिर ARP को हमारे करा दिया जाए, जिससे कि निपुण भारत के संबंध में आ रही विद्यालय पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो समस्या है उसका समाधान करते हुए हम अपने उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बना सकें। हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत से ऐसे चैलेंजेज हैं हमारे पास, टीचर्स के चैलेंजेज हैं, HM के चैलेंजेस है, जबकि बहुत से मटेरियल शायद भारतवर्ष में पूरे मटेरियल पहुंचा दिए गए, फिर भी बहुत से चैलेंजेज हैं विद्यालय तक पहुंचा दिए गए। उस चैलेंजेज को मैं जानता हूँ, उसको डिराइव करना जानता हूँ, लेकिन उन चैलेंजेज में मेरा अपना मत और लोगों का समूह का मत जो आएगा वो एक अच्छा चीज आएगा सर, मेरा कहना है कि even when why I proposed first action research because it is simpler to understand और ये रिसर्च समझने में स्मॉल स्केल रिसर्च जो होता है, आप जो बोल रहे हैं समग्र शिक्षा दे रहा है। हम त्रिपुरा भी गए थे, त्रिपुरा का भी लिस्ट हम आए थे। जो स्मॉल स्केल रिसर्च हम बहुत ही करते हैं। आपके लिए जो एक्शन रिसर्च वो नहीं करते हैं रिसर्च, तो वो एक्शन रिसर्च करें, और जो एक्शन रिसर्च से बहुत माने हाई लेवल का रिसर्च करना चाहते हैं और अपर लेवल वो स्मॉल स्केल रिसर्च भी कर सकते हैं, जो कि 1 साल का ठीक है। और ये जो टूल्स टेक्निक सब है ये भी उसमें काम में आएगा, मगर उनको थोड़ा इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा और थोड़ा
रिसर्च मेथोडोलॉजी भी समझना पड़ेगा। और ये भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके लिए सेपरेट सेशन सब लेके हम कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे किया जाए और टूल बनाना, ये सब अलग अलग भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। बाकी और किसी का कोई प्रश्न है अभी आज के टॉपिक पे, विशेषकर आज जो सर ने हमारा सेशन लिया? सर आई थिंक सबके क्वेश्चंस अभी हम ले चुके हैं। अच्छा, आशा यादव मैडम हैंड रेज किए हैं। आशा यादव। अच्छा, आशा यादव मैम, आप प्लीज कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। मैडम आशा यादव, थोड़ा आपका प्रश्न रखिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आई थिंक सारे कंफ्यूजन्स अभी फिलहाल के लिए दूर हो गए हैं और सब अपने पॉइंट्स बनाएंगे। अब शायद आपके सेशन को दोबारा सुन के, पीपीटी को दोबारा देख के शायद अपने क्वेश्चंस रिफ्रेम करेंगे, तो हम आप तक वो क्वेश्चंस पहुंचाएंगे और उन तक वो आंसर्स पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इस सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने एक्शन रिसर्च को लेकर के जो हमें बेसिक से लेकर के, फंडामेंटल नॉलेज से लेकर के और प्रैक्टिकली हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पर, वो आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया, बताया। नॉलेज, कुछ बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास थी, बट फिर भी आपने जो डिफरेंसेस बताए अप्लाइड एक्शन रिसर्च को और खास तौर पे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए, वो बहुत ही अच्छा था। और आई होप हमारे जितने भी श्रोतागण थे, जितने भी प्रतिभागी थे, प्रवक्ता थे, उन सभी को ही बहुत ही लाभ मिला होगा और वो अपने संस्थानों में अब जो शोध कार्य करेंगे वो बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उनकी नॉलेज में नो डाउट बहुत आज वृद्धि हुई होगी और उनको काफी कुछ सीखने को मिला है आज। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः सर धन्यवाद करती हूँ और एक स्पेशल थैंक्स इसलिए सर कि आपने टूल्स एंड टेक्निक्स पे हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उस पर भी आपने हमें लेक्चर दिया और सेशन इतना अच्छा लिया, वो भी बहुत ही सर हमारे लिए वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव था। तो इट वाज अ रियली वेरी नाइस सेशन और मैं पूरे एससीईआरटी टीम की तरफ से आपको एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ और एक बार निदेशक महोदया का आभार व्यक्त करते हुए और संयुक्त निदेशक एसएसए डॉक्टर पवन सचान सर को मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें, आशीर्वचन दें और हमें इस सत्र का समापन करने का कष्ट करें। संयुक्त निदेशक, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई सॉ कि बहुत सारे भारी संख्या में हमारे पार्टिसिपेंट भी रहे और आपको धन्यवाद देता हूँ कोऑर्डिनेट करने के लिए। और मैडम अंजना गोयल डायरेक्टर एससीईआरटी, पवन जी जॉइंट डायरेक्टर, आशुतोष जी, ये सभी को मेरा, जो अभी दोपहर दोनों नहीं है, उनको भी मेरा धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र का समापन करती हूँ। थैंक यू ऑल।